अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग और भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा काफी सारे ऐसे अधिकार निकल के आए हैं जो केस के माध्यम से हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19 में जैसे कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 21 में कई सारे अधिकार निकल के आए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण का अधिकार तो है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके साथ ही जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर वो बीमार है तो स्वस्थ होने का भी अधिकार है उसका, कि अगर वो बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ पैसे की वजह से वो अपने जीवन से वंचित होने का या देह स्वतंत्रता से वंचित होने का कोई उसको, अगर वो सिर्फ पैसे की वजह से अगर वो अपना अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता तो उसके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि चिकित्सा का भी अधिकार है, यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत चिकित्सा का भी अधिकार है। कोई व्यक्ति पैसे नहीं, शिक्षा, तो उसे क्या है, शिक्षा पाने का भी अधिकार है, एजुकेशन का भी अधिकार है, एकांतता का भी अधिकार है, एक स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार है, यानी एक अच्छे वातावरण में भी व्यक्ति को रहने का अधिकार है। अब कोई व्यक्ति क्या है, उसका केस ट्रायल चल रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्पीडी ट्रायल की मांग की जाती है, तो ये भी केस के माध्यम से निकल के आया कि शीघ्र विचारण का अधिकार भी क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। विदेश यात्रा करने का, यानी कि हम भारत देश के अंदर तो यात्रा करते ही, हमें विदेश में भी घूमने का भी क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत केसेस के माध्यम से दिया गया है। साथ ही कि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि अगर पुलिस कस्टडी में है, अगर उसके खिलाफ कोई आरोप है तो उसे कस्टडी में रखिए, अभिरक्षा में रखिए, लेकिन उसके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस नीलावती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य के केस में ये चीज डिसाइड की गई थी कि किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखा जा रहा है तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। और केसेस के माध्यम से प्रदूषण रहित जल, हवा के उपयोग का अधिकार, जो भी इस प्रकार से कह सकते हैं काफी सारे अधिकार जो दिए गए हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो केसेस के माध्यम से निकल के आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो आर्टिकल 22 है, इसमें क्या बताया गया है, कुछ दशा में गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण, यानी कि यहाँ पर दशाएं बताई गई हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, निरोध किया जा रहा है, तो उससे संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 22 में जो क्लॉज 1 है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है वो क्या करेगा, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को उस गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और साथ ही उसे अवसर दिया जाएगा कि वो अपने विधि व्यवसायी से क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है। यानी उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का भी अधिकार है, और साथ में वो अपने वकील से परामर्श करने का भी अधिकार है। और जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तारी के समय से लेकर 24 घंटे के अंदर क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी कि उसे हर हालत में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं कर पा रहे हैं तो जो ऐसी गिरफ्तारी है वो क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, अवैध गिरफ्तारी हो जाएगी, असंवैधानिक गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर क्लॉज 3 में बताया गया है कि कोई दूसरे देश का शत्रु है या जो निवारक निरोध करने वाली जो विधि है उनके अंतर्गत गिरफ्तार अगर किया गया है तो फिर यहाँ पर ये जो नियम है 24 घंटे वाला, वो नियम क्या है यहाँ पर फिर लागू नहीं होगा। फिर 24 घंटे के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जो निवारक निरोध करने वाली विधियां हैं उसके अंतर्गत हम कितने 3 मास तक निरोध में रह सकते हैं। उसके बाद जो भी ऐसा बोर्ड है, जो भी ऐसे न्यायाधीश हैं उससे संबंध उनके समक्ष पेश करना होगा। और अगर बोर्ड या ऐसे न्यायाधीश जो बना है अगर वो डिसाइड करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को और भी अभी अधिक कस्टडी में रखा जाना चाहिए तभी रखा जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई अगर बोर्ड ऐसी 3 मास से अधिक रखने की अगर अनुमति नहीं देता है तब ऐसे व्यक्तियों को
नहीं रखा जाएगा जेल में, कस्टडी में। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा जो अगला जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक में दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के जो बलात्श्रम है इन्हें क्या गया, प्रतिषेधित किया गया है। और इस प्रकार के कार्य जो भी व्यक्ति कोई कार्य कराएगा ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा और उसे विधि के अनुसार क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और साथ ही जो सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक प्रयोजन के जो भी स्थान है, वहां पर किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग या किसी अन्य आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो अनुच्छेद 23 है इसके संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 बात करता है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि जो 14 वर्ष से, यानी कि जिनकी एज क्या है 14 ईयर्स से बिलो है, उनको क्या किया जाए, किसी भी कारखाने में, खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी प्रसंकट में कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 24 का क्या है, वायलेशन है, उल्लंघन है। तो इस प्रकार से जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि कोई जो भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने धर्म को, यानी अंतःकरण की जो चाहते हैं, जो धर्म को अबाध रूप से क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन ये उनको जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी जो दी गई है, जो मानने की, प्रचार प्रसार करने की आजादी दी गई है, तो उन्हें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन, और जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनके अधीन रहते हुए कर सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने धर्म की स्वतंत्रता का या प्रचार प्रसार नहीं कर सकता जिससे कि लोक व्यवस्था क्या है, बिगड़ रही हो, सदाचारी और स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, या जो लोगों के फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन हो रहा हो। तो इस तरीके से आप अपने धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते हैं जिससे कि लोक व्यवस्था बिगड़ सके या लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सके। यानी इन आधारों के अधीन रहते हुए ही आप क्या कर सकते हैं, धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि जैसे कि जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो क्या कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो कृपाण जो है सिख धर्म का क्या है, एक सिख धर्म को मानने वालों का एक आवश्यक वस्तु है, आवश्यक अंग माना गया है, इसलिए वो कृपाण धारण कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो दूसरा जो एक्सप्लेनेशन किया गया है अनुच्छेद 25 में कि जो सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश कार्य तदनुसार लगा। जिस प्रकार से हिंदुओं की संस्थाएं हैं ठीक इनकी भी संस्थाएं हैं, और इनके जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए जो नियम लागू होते हैं ठीक उसी तरीके से सिख, बौद्ध जो लोग हैं, सिख या जैन और बौद्ध धर्म के लोग, उन पर भी क्या उसी प्रकार के नियम लागू होते हैं, ठीक उसी तरीके से उनको भी अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि जो धर्म को मान रहे हैं तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसे कार्यों करने के लिए जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति रख सकते हैं, उनका अर्जन कर सकते हैं, स्वामित्व में रख सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो लेकिन ये सब कैसे कर सकेंगे, ये लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जंगम संपत्ति हो, स्थावर संपत्ति हो, इनको भी क्या है ले सकते हैं, उनका अर्जन कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की संपत्ति लेने से अगर लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, सदाचार और स्वास्थ्य के लिए खतरा हो रहा है,
तब वो इस प्रकार की संपत्ति नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 27 में बताया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि कोई धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए जो कर हैं वो कर देने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो कर दे सकते हैं, अन्यथा कर देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 27 में बताया गया है। अनुच्छेद 28 में बताया गया जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। यानी जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही है तो वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति हैं, छात्र हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। वो चाहे तो वहां उपस्थित रह सकते हैं और चाहे तो अनुपस्थित भी रह सकते हैं। या कोई उपासना चल रही है तो उपासना में भी जरूरी नहीं है कि वो उपस्थित ही रहें। तो ये उनकी धर्म को लेकर के जो शिक्षा संस्थान उनमें स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में। जो अल्पसंख्यक हैं, अब अल्पसंख्यक भाषा के आधार पे भी हो सकते हैं, उनकी कोई लिपि है, लिपि के आधार पे भी हो, संस्कृति के आधार पे। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनकी कोई भाषा है, कोई लिपि है, कोई संस्कृति है, तो उनको अधिकार है कि वो अपनी ऐसी भाषा, ऐसी लिपि, ऐसी संस्कृति वो बनाए रख सके। इसके लिए संविधान का जो अनुच्छेद 29 है ये अधिकार देता है कि वो अपनी धर्म, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को वो क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाले जो शिक्षा संस्था हैं उनमें प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलभूत जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो शिक्षा संस्थान है उन्हें उनमें धर्म, भाषा, जाति के आधार पर वंचित नहीं करेंगे। सभी संस्थान में वो सभी व्यक्ति क्या है प्रवेश ले सकते हैं। जैसे कि अगर ईसाई धर्म के व्यक्तियों की कोई एजुकेशन संस्था है तो उसमें जरूरी नहीं है केवल ईसाई धर्म के व्यक्ति ही क्या है शिक्षा ले सकते हैं, उसमें सभी धर्म के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या कर सकता है, ऐसे ईसाई एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल जो 30 है, अनुच्छेद जो 30 है, तो जो शिक्षा संस्थाओं स्थापना प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, वो अपनी जो शिक्षा संस्थाओं की जो उन्होंने स्थापना की है तो उनको स्थापना करने का, प्रशासन करने का उनको क्या है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद जो अगला ये जो अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 31 तक में दिया गया है। तो इसके बाद जो अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद जो 32 बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकते हैं, समावेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया, यानी कि सीधे अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर वायलेशन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों को प्रवर्तित करा सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 के क्लॉज सेकेंड में यहाँ पे क्या क्या ऐसे अधिकारों को प्रवर्तन कराने में क्या क्या अधिकार दिए गए सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, कि वो निर्देश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है और रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, भाग 3 के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, वो क्या कर सकता है, ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो आदेश जारी कर सकता है,
निर्देश जारी कर सकता है और रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे जो आदेश है, निर्देश है और रिट है, तो रिट जो है यहाँ पर 5 प्रकार की रिट के बारे में बात की गई है। जो रिट है 5 प्रकार की, यानी रिट है, रिट तो जारी कर सकता, तो रिट के जो टाइप्स है वो 5 प्रकार के हैं, जिनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी जारी की जा सकती है, परमादेश जारी किया जा सकता है, प्रतिषेध जारी किया जा सकता है, अधिकार प्रत्यक्षा रिट जारी की जा सकती है और उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। तो ये जो रिट हैं ये हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, आज संक्षिप्त में इनको समझ लेते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका लगाई जाएगी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को लेकर के, तो इस रिट के माध्यम से जिस व्यक्ति को बंदी बना के रखा गया है उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। परमादेश का मतलब होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्ष, यानी किसी को अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनली किसी व्यक्ति को क्या है निरोध करके रखा गया है, कस्टडी में रखा गया है, तब उसे क्या किया जाएगा, न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए आदेशित किया जाएगा। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना, यानी कि जो सुप्रीम, यानी कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या कर सकती है, जो लोगों के अधिकार हैं या कर्तव्य, यानी कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं या अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि मैं कोई लाइसेंस लेने चाहता हूँ किसी कार्य को करने के लिए, तो मैं लाइसेंस लेने के लिए सारी कह सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है मेरे पास है, यानी कि जो कंडीशन है सारी कंडीशन में फुलफिल कर रहा हूँ, और जो अधिकारी है मैं अधिकारी के पास जाता हूँ लाइसेंस लेने के लिए, तो वो अधिकारी मुझे क्या नहीं कर रहा है, मुझे लाइसेंस प्रदान नहीं कर रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ और परमादेश रिट जारी करा सकता हूँ कि मेरे संबंधित क्षेत्र का जो अधिकारी है वो क्या नहीं कर रहा है, मुझे लाइसेंस प्रदान नहीं कर रहा है, जबकि मैं उस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सारी एलिजिबिलिटी रखता हूँ। तो यानी कि जो अधिकारी का जो कर्तव्य है वो अधिकारी अगर कर्तव्य नहीं कर रहा, तो हम इस परमादेश रिट के माध्यम से उस अधिकारी को विवश कर सकते हैं कि वो जो उसका काम है, जो उसका कर्तव्य है, वो अपना काम करे। या फिर ऐसा अधिकारी क्या कर रहा है, इलीगल वर्क कर रहा है, अवैध कार्य कर रहा है, तो हम इस रिट के, परमादेश रिट के माध्यम से उसे ऐसे अवैध तरीके से कार्य करने को रोकने का आदेश जारी करा सकते हैं। प्रतिषेध रिट का मतलब होता है कि जो भी कार्यवाही, चाहे न्यायिक हो, जो अर्ध न्यायिक हो या अधिकरण के द्वारा की जा रही हैं, ऐसी जो भी कार्यवाही की जा रही हैं, वो अगर अब क्षेत्राधिकार, जो संस्थाएं हैं अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, तो प्रतिषेध रिट के माध्यम से न्यायालय क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उनकी ऐसी कार्यवाहियों को अपने पास मंगा लेगा और उनको आदेश जारी कर देगा कि आप अपनी कार्यवाहियां बंद कर दीजिए और वो जो भी कार्यवाही है, जो भी फाइल है, हमारे पास लेकर के आइए। इसके बाद जो अधिकार परीक्षा रिट है, यानी कि जो भी कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर है, तो वो व्यक्ति किस अधिकार से उस पोस्ट पर बैठा हुआ है, इसको जानने के लिए कि आप अगर इस पोस्ट पर बैठे हैं तो इस पोस्ट पर बैठने का आपका अधिकार क्या है, इस चीज को जानने के लिए क्या किया जाता है, अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। इसके बाद है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है, यानी कि जो भी कार्यवाहियां हुई हैं, यानी कि जो भी न्यायालय के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, वो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करते हुए की गई है या उन्होंने अपनी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करके किया है, तो उसकी देखने के लिए कि इन्होंने काम सही किया है नहीं किया है, या जो गलत तरीके से आदेश जारी कर, तो उनको समाप्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा और ये रिट्स के बारे में देखा। इसे हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को